छोटी सी बहू पार्ट 2। मुंह दिखाए के समय हुई गलती के बाद निशा नहीं चाहती थी कि अब उससे कोई भी गलती हो जिससे सास रमा नाराज हो जाए। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि निशा के अंदर ऐसा कोई गुण भी तो नहीं था जिससे वो अपनी सास का दिल जीत ले। उसने आज तक कभी अपने हाथ से चाय तक बनाकर नहीं पी थी। मेरी तो कमर में दर्द रहने लगा है, इसलिए अब घर की जिम्मेदारियां तेरे ही भरोसे है। अब ये 8 बजे तक सोने से काम नहीं चलेगा। अमित 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, उसके जाने से पहले उसका टिफिन और नाश्ता तैयार कर देना। रमा के कहने पर अगले दिन निशा सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती है, लेकिन आदत न होने के कारण अलार्म बजने पर भी उठ नहीं पाती। जब 6 बजे उसकी आंख खुली तो हड़बड़ी में रसोई में आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? गाउन पहन कर ही रसोई में आ गई? इतना भी नहीं पता कि सुबह उठकर पहले नहाया जाता है, उसके बाद ही रसोई में आना चाहिए। नहाना तो दूर की बात, तुमने तो कपड़े भी नहीं बदले। तक कम से कम ये नाइट गाउन तो बदल कर कमरे से निकलना चाहिए था। सॉरी मम्मी जी, वो मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मेरी नींद खुलने में देरी हो गई। लेट हो रहा था ना, तो हड़बड़ाहट में ऐसे ही भागकर रसोई में आ गई। रमा की तिरछी नजरों से बचने के लिए निशा भागते हुए बाथरूम की ओर जाती है और 5 मिनट के अंदर नहाकर कपड़े बदलकर रसोई में आ जाती है। उसके बाद पति के लिए नाश्ता और टिफिन बनाकर रख देती है और अपने कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। कुछ देर बाद सास रमा की आवाज उसे सुनाई देती है। निशा बहू, तुमने बस अमित का ही टिफिन बनाकर रख दिया है? सुमित और धीरज भी तो कॉलेज जा रहे हैं ना, उनके लिए टिफिन नाश्ता कुछ नहीं? ऐसे घर चलाओगी तुम? वो मम्मी जी, आपने अमित के लिए बनाने के लिए कहा था ना, तो मैं बस उनके लिए बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। अरे बड़ी अजीब लड़की हो तुम। अभी शादी को 4 दिन नहीं हुए और अभी से भेदभाव करने लगी। तुम्हारे घर में ऐसे ही चलता था क्या? तुम्हारी भाभी सिर्फ तुम्हारे भैया के लिए ही खाना बनाती थी? तुम्हारा और तुम्हारे पापा मम्मी का खाना कोई और बनाता था क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरी इंटेंशन नहीं थी ऐसी जैसा आप समझ रही हैं। वो बस मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे और लोगों के लिए भी नाश्ता बनाना चाहिए। चलो मान लेते हैं, कम से कम अब तो आकर बना दो, वरना सब कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। सास की बात सुनकर निशा वापस रसोई में जाती है और घर के बाकी सदस्यों के लिए भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। क्योंकि निशा ने कभी घर में काम किया नहीं था, इसलिए छोटे से छोटा काम भी उसे पहाड़ की तरह नजर आ रहा था। घर में 6 लोगों के लिए खाना नाश्ता बनाने में उसे घंटों लगते और उतने में ही निशा थक कर चूर हो जाती। पता नहीं किसने ये नियम बनाया कि रोटियों को गोल ही होना चाहिए। अब रोटी तो रोटी है, चकोर बने या गोल, जाना तो सब पेट में ही है ना। लेकिन नहीं, सबको एकदम गोल रोटी चाहिए। गोल रोटी बनाने में मेरे पसीने छूट जाते हैं। ऊपर से पता नहीं इन रोटियों को मुझसे क्या बैर है कि तवे पर जाकर ये फूलती नहीं। और फिर मम्मी जी मुझे 10 बातें सुनाती हैं। निशा आटा गूंदने लगती तो कभी आटे में पानी ज्यादा हो जाता, तो कभी आटा इतना सख्त हो जाता कि उसकी सख्त रोटियां खाकर सबके मुंह टेढ़े बनते। सब्जी में कितना नमक डालेगा ये सोचने में उसे रोज रिसर्च करनी पड़ती। उस बेचारी को तो सारी दालें पीली ही नजर आती। अब उनमें से कौन सी अरहर है और कौन सी मूंग, ये पता लगाना उसके लिए जी के याद करने से भी मुश्किल काम था। मम्मी मुझे कितना समझाती थी कि मैं थोड़ी घर गृहस्थी का काम सीख लूं, लेकिन पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा जैसे मेरे मम्मी और भाभी दिन भर घर के काम में पिसती रहती है, मैं कभी भी उनकी जैसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। मुझे लगता था सफेद घोड़े पर सवार होकर कोई राजकुमार लेने आएगा और 8-10 दासियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी। लेकिन मम्मी ठीक ही कहती है, शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई कुछ और ही होती है। मैंने मम्मी को कभी 1 कप चाय भी बनाकर नहीं पिलाई और यहाँ ससुराल में सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद भी ना कोई मेरे काम से खुश होता है, ना कभी मेरी पीठ थपथपाता है। एक मेरे पापा थे जो मेरे हाथ से 1 गिलास पानी पीकर भी खुश हो जाते थे। अगले दिन, निशा बेटा, तुम्हारी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और रिंकी के यहाँ उसके देवर की शादी है। अब हमारे यहाँ से किसी को तो पहुँचना ही पड़ेगा। तुम्हारी दादी को छोड़कर मैं तो जा नहीं पाऊंगी। तुम घर की बड़ी बहू हो और मेरे बाद ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ही है, तो तुम अमित के साथ शादी में चली जाओ। मम्मी जी मैं अकेले? अरे बेटा, अब जिम्मेदारियां तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी ना। कल को तुम्हारे देवरों की शादी होनी है, सब तुम्हें ही तो करना है। अच्छा ठीक है। शाम के समय निशा तैयार होकर अमित के साथ शादी में पहुंच जाती है और रमा का दिया हुआ गिफ्ट ननद रिंकी को थमा देती है। शादी में जयमाला होने के बाद वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। अगले दिन सवेरे ही रिंकी का फोन रमा के पास आ गया था। मम्मी, आपने क्या सोचकर भाभी को यहाँ भेजा था? आपको पता है भाभी ने लौटते समय मेरे ससुराल में किसी को विदाई नहीं दी। अब यहाँ मेरी सास ननद ताने मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर देंगी।
हे भगवान, ये क्या कर दिया निशा ने। घर में सबसे बड़ी है लेकिन एक भी लक्षण इसके ऐसे नहीं है जो इसे बड़ी कहलाए। मैं तो जो भी जिम्मेदारी उसे सौंपूं ऐसा पानी सा फेर देती है। क्या बताऊं तुझे, सोचा था बहू आ रही है, अब जिम्मेदारियां उसे सौंप कर थोड़े दिन भजन कीर्तन करूंगी, 4 धाम यात्रा करूंगी। लेकिन निशा तो कोई भी काम सही से करना जानती ही नहीं। तू नाराज मत हो बेटा, निशा की तरफ से मैं बहन जी से माफी मांग लूंगी। तू अपने पास से सबको विदाई दे देना। हाँ, मैं तुझे बाद में भिजवा देती हूँ। किसी तरह रिंकी को समझा बुझाकर रमा ने फोन तो रख दिया था, लेकिन उसका पारा 7वां आसमान छू रहा था। निशा बेटा, जब बहन बेटी के घर जाते हैं तो छोटे बड़े सबको विदाई दे कर आते हैं। हम मारवाड़ियों का ये प्रचलित रिवाज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी ना हो? तुम बड़ी भाभी हो और ननद के ससुराल से ऐसे ही खाली हाथ लौट आई। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। सास की बात सुनकर निशा के हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि वो तो जहाँ 4 रिश्तेदार जमा होते हैं वहाँ से 10 कदम दूर रहा करती थी। इसलिए उसे सामाजिक बातों का ज्ञान न के बराबर ही था। धीरे धीरे ये बात आई गई हो गई। एक दिन निशा दादी सास के साथ घर में अकेली थी और बाकी सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे। दादी को नींद की दवाई देकर जैसे ही निशा हॉल में आई, मोबाइल पर सास रमा का फोन आया। निशा बेटा, छोटी वाली बुआ आ रही है। मैं तो अभी 2 दिन बाद लौटूंगी, तुम जरा ध्यान रखना। हाँ। निशा के ऊपर आज फिर एक जिम्मेदारी आ गई थी। रसोई में जाकर वो सास के कहे अनुसार हलवा बनाने लगती है, लेकिन घबराहट में उससे हलवा जल जाता है। बुआ जी की खातिरदारी करने के लिए वो पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर उनके लिए लंच तैयार कर देती है। अरे बहू, ये हलवा इतना काला कैसे हो गया? जल गया था क्या? हाँ बुआ जी, वो थोड़ा सा नीचे लग गया था। अरे बहू, तो जला हुआ ही ले आई, दोबारा बना लेती। हाँ सॉरी बुआ जी। अच्छा, तेरी सास कहाँ गई? मैंने तो फोन करके बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ आज। हाँ जी, वो ना अपने मायके गई हुई हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगी। हो सकता है कुछ जरूरी काम रहा हो। नहीं, काम वाम कुछ नहीं था। मम्मी जी बोली कि यहाँ उनका मन नहीं लग रहा है तो 2-3 दिन में लौट कर आएंगी। खाना खाने के बाद बुआ जी कुछ देर आराम करती हैं, उसके बाद अपने घर के लिए लौट जाती हैं। कुछ देर बाद रमा का फोन निशा के पास आता है। अरे ऐसा क्या कह दिया तुमने दीदी से कि वो इतना ना भड़क गई? कह रही थी मैंने उनसे झूठ बोला। कहीं तुमने सब सच तो नहीं बता दिया कि मैं अपने मायके आई हूँ? हाँ मम्मी जी, मैंने बता दिया। सत्यानाश, एक काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दो, तुम तो बस काम का काम तमाम कर देती हो। मैंने जीजी से कहा था मेरे दूर के भाई की तबीयत खराब है इसलिए जा रही हूँ, और तुमने उन्हें बताया मैं घूमने गई हूँ। वो कितना नाराज हो गई पता है? बोल रही थी अब कभी नहीं आएंगी तेरे हाथ का जला हुआ हलवा खाने। सास की बातें सुनकर अब तो निशा के सब्र का पैमाना छलक जाता है। फोन रखने के बाद, मुझे नहीं बनना है घर की बड़ी बहू, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं ये सब नहीं झेल सकती। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। निशा बिना किसी को बताए अपना सामान पैक करती है और मायके के लिए निकल जाती है। मैंने जीवन भर आपको अपना दुश्मन समझा और यही सोचती रही कि मम्मी को मेरी खुशियों से जलन होती है, जबकि आप तो मुझे आने वाले इन तूफान से बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो मम्मी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे अचानक कैसे? मम्मी, मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। मैं आपकी छोटी बेटी बनकर ही खुश हूँ, मुझे बड़ी बहू नहीं बनना है। निशा की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उधर जब दादी सास को पता चलता है कि निशा घर छोड़कर चली गई, तो वो अपनी बहू रमा को बुलाती है। बेटा रमा, तूने बहुत गलत किया नई बहू के साथ। इतना बड़ा घर है और तू एक ही दिन में उससे सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कहने लगी। मेहमानों की आओ भगत तक तूने उसके ऊपर छोड़ दी। गलती तो असल मायने में तेरी थी। तुझे इसे समझा बुझाकर पहले घर का काम सिखाना चाहिए। बड़ी बहू है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झटक लो। वो अभी बच्ची है, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। दादी के समझाने पर रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को वापस ससुराल ले आती है। अब निशा घर की काम करती तो उसे ये डर नहीं सताता था कि उससे कोई गलती हो जाएगी।